हेलो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन से हमारे शुरू होने जा रहे हैं जेई मेंस के 2024 वाले क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन तो 2024 में काफी सारे आए थे और मैंने सारे ही यहाँ पे कवर किए हैं। साथ में नीट के भी क्वेश्चन जो है पुराने 5 साल के वो भी कवर किए हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए काफी सारे सवाल मिल जाएंगे। बाकी इससे पहले जो सवाल किए हैं हमने अलग अलग टॉपिक के इस चैप्टर के, वो सारे के सारे यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। 55 तक, 56 से ये आपके जेई मेंस के और फिर बाद में नीट के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मतलब मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, जो व्यूअर्स नए हैं, जो बच्चे नए हैं, तो जो नीट के लिए और जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स दर्पण बाई डी के सर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाते हैं। पिछले 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ये 4th चैप्टर है। और पहले 12th के टॉपिक कराए जा रहे हैं। 12th वाले बच्चे भी अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नीट और जेई मेंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया सीरीज है आपकी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आपको बता ही दिया मैंने, 4th चैप्टर हमारा चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और क्वेश्चन 56 पे हम आ चुके हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं अगर कहूँ तो बहुत अच्छा सवाल है। पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने आने जा रहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और शायद आपको पूरे यूट्यूब पे इसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब अगर आप यूट्यूब पे और जगह भी सर्च करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत अच्छे से किसी ने समझाया नहीं है, चाहे वो कोई भी है। किसी ने बढ़िया से इसको बताया नहीं है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। बस ये बता दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अब ऐसा हुआ वैसा हुआ। समझ में आपको नहीं आने वाला, समझ में यहाँ आएगा मैं आपको जब समझाऊंगा। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इसमें बोला व्हेन करंट वेरी विद टाइम, जब करंट टाइम के साथ वेरी करता है, न्यूटन्स, ये थोड़ा सा m की जगह n है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। देखो समझिएगा जरा, इन्होंने ये बोला है कि जब करंट वेरी करता है टाइम के साथ, जब करंट टाइम के साथ वेरी करता है, अब वो कहाँ पे करेगा? या तो किसी वायर में चल रहा है, वायर में ही चल रहा है वो मान लेते हैं, वो आसान रहेगा हमारे लिए। और वहां पे वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, वेरी करने का मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर में चल रहा है करंट जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। ये जो करंट है ये टाइम वेरिंग करंट है। मान लो ये 5t के बराबर है, ऐसे ही अपनी तरफ से मान लिया मैंने। टाइम की एक इक्वेशन बना ली मैंने, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो अगर आप इसकी इक्वेशन जैसे 5t मानी, 5t² मान सकते थे, 5 sin t cos t, ऐसा कुछ भी मान सकते थे। मैंने इस करंट की इक्वेशन मान ली 5t। मतलब जब टाइम 0 होगा करंट 0 होगा, टाइम 1 होगा करंट 5 होगा, टाइम 2 होगा करंट 10 होगा, इस तरीके से। तो इसके अंदर करंट जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, अब अगर ये बताना चाहते हैं कि जब ये करंट जो है टाइम के साथ बदलता है तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो केवल वैलिड तभी होता है जब मोमेंटम कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। जब मोमेंटम को, किसके मोमेंटम को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मोमेंटम को लिया जाए, तब न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे लगता है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई होता है, या ये कह लो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ट्रू होता हुआ तभी नजर आएगा। समझना जरा सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक वायर ली मैंने, उसमें एक करंट लिया जो टाइम के साथ बदल रहा है। अब मैं इसके पास एक चार्ज रख देता हूं, प्लस का क्यू। ठीक है, रख दिया। अब यहां से सोचो कि अगर ये करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सी वायर के? करंट कैरिंग वायर के। जिस वायर में करंट होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ करंट की डायरेक्शन में थंब रखो,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से बन रहा है जिसमें करंट है। सीधी सी बात बताऊं तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, चेंज विद टाइम, ठीक है, बिल्कुल बात। अब आप आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर आएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे तो ये फैराडे का लॉ है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ये बात करके दिखाई जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, उसके बदलने की वजह से, पहले सोचो वायर के अंदर करंट, करंट हो रहा है टाइम के साथ चेंज, ठीक है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, करंट की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। यह है फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ पैदा हो गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा Q इंटू ई, इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा Q इंटू ई। अब आप ये सोचो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वायर ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दिया, तो क्या चार्ज वायर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग? अब ये बात समझ में नहीं आई सर, वायर ने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, पर चार्ज वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा? भाई हर बॉडी लगाती है, आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी आपके ऊपर अपोजिट में फोर्स लगाती है, रिएक्शन कहते हैं जिसको। तो इस वायर ने इस चार्ज के ऊपर एक्शन किया, तो चार्ज भी तो इसके ऊपर रिएक्शन करेगी, मतलब चार्ज को भी तो इसके ऊपर रिएक्शन करना चाहिए। तो चार्ज के ऊपर ये रिएक्शन करेगा, इसका मतलब तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वायर के ऊपर फोर्स लगाना चाहिए इसको, पर ऐसा फोर्स नहीं लगता है। वायर तो अपनी जगह जहां रखी हुई है रखी रहती है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, उस पर फोर्स जीरो होता है। तो इसका मतलब तो सर यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया। बस यही तो स्टेटमेंट है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसी सिचुएशन में फेल हो रहा है। कैसी सिचुएशन में? फिर से सुन लो, ऐसी सिचुएशन में जहां पे करंट की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है, वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो रहा है। फिर से सुन लो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता था? मान लो दो चार्ज रखे हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो तो है एक्शन, और माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो है रिएक्शन। तो एफ एक्शन भी है, एफ रिएक्शन भी है। तो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लग रहा है। चार्ज वन, पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर एक्शन लगा रहा है, तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे रिएक्शन लगा। हर बॉडी, कोई भी बॉडी देख लो, अगर कोई बॉडी किसी पर फोर्स लगाती है तो वो उसके अपोजिट में उसके ऊपर फोर्स लगता है, एक्शन का रिएक्शन लगता है। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ये फिर यहां क्यों नहीं लग रहा? ये वायर इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है, पर इस वायर पे फोर्स क्यों नहीं लगा? तो क्या यहां न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया? तो मैं कहूंगा नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ फेल नहीं हुआ है। यहां पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है कि जब आप ये देखते हो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पे फोर्स लगा कौन रहा है?
लगा रहा है यहाँ पे ये सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब यहां पर एक वेव है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब समझो बात को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा के इसको मोमेंटम देती है, इस चार्ज को आगे की तरफ मोमेंटम दे रही है। ठीक है, तो अगर इसका मोमेंटम आगे की तरफ बन रहा है, आगे की तरफ बन रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम पीछे की तरफ, उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ बनता है, उतना ही मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिससे कि उसका नेट मोमेंटम फिर से वही हो जाता है जीरो, जो कि पहले था। जब चार्ज रेस्ट में रखा था तो उसका मोमेंटम कितना था, जीरो। जब चार्ज को आगे की तरफ धकेला वेव ने, तो वेव का पीछे की तरफ उसको मोमेंटम मिला, और पीछे की तरफ मोमेंटम मिला, नेट मोमेंटम अब भी जीरो है। इसका मतलब जब किसी बॉडी पर नेट मोमेंटम जीरो होता है या कांस्टेंट होता है, नेट मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इसका मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब आप कहोगे सर ओहो, इसका मतलब वेव ने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया और चार्ज ने वेव के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा उतना ही, और जिससे कि एक को बोलोगे आप एक्शन, वेव ने चार्ज के ऊपर एक्शन किया तो चार्ज ने उस वेव के ऊपर रिएक्शन किया। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ गलत नहीं है, पर वो न्यूटन का थर्ड लॉ किस किस के बीच में लग रहा है, वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और चार्ज के बीच में लग रहा है, ना कि उस चार्ज के और वायर के बीच में लग रहा है। तो यहां पे जो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, वो बेसिकली टूट नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको उस वेव का मोमेंटम लेना जरूरी है, और यही तो स्टेटमेंट था कि न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड, न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है ओनली इफ, केवल तब मोमेंटम कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम भी लिया जाए तब वो वैलिड होगा। हाँ, हमें यहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम लेना पड़ रहा है, तब जाके हम कहेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे काम कर रहा है। तो सीधा सा पॉइंट समझ लो कि चार्ज वेव, ये जो वेव है चार्ज को आगे की तरफ मोमेंटम देती है, तो ये चार्ज उसको पीछे की तरफ मोमेंटम दे रहा है। मोमेंट मतलब वेव आगे की तरफ उसको मोमेंटम दे रही है, चार्ज उसे पीछे की तरफ मोमेंटम दे रहा है, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। मतलब पहले चार्ज रेस्ट में था तब भी मोमेंटम जीरो था, अब भी मोमेंटम जीरो है, चार्ज का ऊपर की तरफ है और वेव का नीचे की तरफ मोमेंटम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, नेट मोमेंटम जीरो, पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब आप देख रहे हो कि नहीं, चार्ज पे तो सर ऊपर की तरफ फोर्स है, नेट फोर्स जीरो कहाँ है? हाँ जीरो है। कैसे? चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स है, तो ये चार्ज वेव पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उस दिन ही अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा एकदम ट्रू है। आप इसका सॉल्यूशन कहीं पर भी चेक करोगे, बहुत अच्छे से किसी ने भी नहीं बताया है, बहुत अच्छे से, छोड़ो इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एक बहुत ही सटीक और आसान एग्जाम्पल से समझाने की बच्चों कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट टू। तो पहला तो ट्रू हो गया हमारा। स्टेटमेंट टू है एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन बायो सेवर्ट। ये गलत है, सेवर्ट लॉ ये गलत क्यों है, ये रॉन्ग है, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। बायो सेवर्ट लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी एक यूनिवर्सल लॉ है, दोनों एक दूसरे से आ सकते हैं। जैसे मान लो आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, एक वायर है,
मैं इस वायर से r डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू में आई है इसके अंदर का करंट, और 2 पाई r, ये मैं बायो सेवर्ट लॉ से निकाल दूंगा। क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बायो सेवर्ट लॉ से आप एम्पियर सर्किटल लॉ में जा सकते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ से आप बायो सेवर्ट लॉ में आ सकते हैं। तो बस हो गया काम। जब आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इन्होंने कहा कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे क्यों नहीं करता भाई? बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सेवर्ट लॉ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड करेगा, डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि दोनों से एक ही चीज निकाली जा सकती है, चाहे वो बायो सेवर्ट लॉ से निकाल लो एम्पियर सर्किटल लॉ का कोई भी एक्सप्रेशन, या एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल लो बायो सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये गलत बात दी कि डज नॉट डिपेंड, इन्होंने कहा डिपेंड नहीं करते, मैं कह रहा हूं करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला सवाल अच्छा सवाल था, इसमें स्टेटमेंट 1 बहुत अच्छा था, जो कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक बेस्ट एग्जाम्पल से, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको ये समझने के लिए। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है जरा समझते हैं। इसमें दिया इन ए कोएक्सियल स्ट्रेट केबल, ठीक है, कोएक्सियल का मतलब होता है जिनकी एक्सिस एक ही है, द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर, कुछ इस तरह से बनाया गया है। मान लो ये एक वायर है, और एक मोटी सी वायर बना ली मैंने, एकदम मोटी सी थिक सी वायर है, उसका ये बीचों बीच में क्या है, इस वायर की एक्सिस, एकदम थिकनेस वाली वायर है, और बीच में उसकी एक्सिस है। अब इस वायर के चारों तरफ एक और वायर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में बाहर। मैं इसका अलग ले लेता हूं वो कलर। तो एक वायर और भी है, ये इसके चारों तरफ से इसको लपेट रखा है वायर को। बेसिकली ये बाहर का कंडक्टर हो गया, और ये अंदर की वायर हो गई। ऐसे समझो ये पेन, और पेन के ऊपर हम ऐसे लपेट दें ऊपर से, ठीक है, दोनों है क्या, दोनों है कंडक्टर। अंदर भी मेटल है, और उसके ऊपर जो चढ़ा रखा है वो भी मेटल है, ठीक है। अब अंदर के मेटल और बाहर के मेटल, ये जो येलो कलर का ये अंदर का मेटल है, दोनों की एक्सिस एक है, और ये जो ब्लू कलर का है ये बाहर का मेटल है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इन इसमें कहा कि दोनों के अंदर इक्वल करंट चल रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाले में करंट चल रहा है, मान लो अंदर वाले में करंट चल रहा है आई ऊपर की तरफ। तो ये जो बाहर वाला, इसका बाहर वाला कंडक्टर है, इसमें करंट चल रहा है नीचे की तरफ आई, इसमें चल रहा है नीचे की तरफ आई। अब आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां होगा? आउटसाइड द केबल, केबल से बाहर की तरफ, इन बिटवीन टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स के बीच में, या इनसाइड द इनर कंडक्टर, जो अंदर वाला कंडक्टर है उसके भी अंदर, या इनसाइड द आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के अंदर। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, जीरो कहां हो सकता है, सोच के देखो। यहां पे हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम यहां से बाहर जाएं डी डिस्टेंस पे बाहर, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम खींचेंगे क्या, एक लूप, एक लूप खींचेंगे इस टाइप का, इस टाइप का एक लूप खींचेंगे। इस लूप के अंदर पूरा दोनों कंडक्टर बंद हो गए। इस लूप पर यहां मानेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी, उसे एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल के देखेंगे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, इस बी का इस लूप की लेंथ के साथ में इंटीग्रेशन कर दो। इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस लूप के ऊपर, उसका लूप की लेंथ, लूप के ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले लो डीएल, यहां ले ली लूप के ऊपर छोटी सी लेंथ डीएल, तो उसके साथ इस बी का इंटीग्रेशन कर दो। तो वो इंटीग्रेशन म्यू नॉट और उस लूप के अंदर बंद करंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। म्यू नॉट और उस लूप के अंदर बंद करंट। अब सोच के देखो,
अगर ये बंद करंट देखा जाए तो कितना है इस लूप के अंदर? इस लूप के अंदर देखो दोनों कंडक्टर बंद हो गए, इस लूप के अंदर दोनों कंडक्टर, अंदर वाले कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है प्लस आई, और नीचे बाहर वाले कंडक्टर में करंट नीचे आ रहा है माइनस आई। तो टोटल करंट कितना हो गया? प्लस आई और माइनस आई, दोनों को जोड़ दो तो नेट करंट हो गया 0। इसका मतलब बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन 0 आ गया। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि बी 0 है। अगर किसी लूप के अंदर बंद करंट टोटल 0 हो जाए तो उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट की वजह से। जब लूप पे आप मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हो तो उस लूप के अंदर नेट करंट कितना बंद हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से। और अगर वो करंट 0 आ जाता है, जैसे यहां आ भी रहा है, एक कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में करंट नीचे आ रहा है, तो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल करके 0 करंट बना रहे हैं। एनक्लोज्ड करंट 0 बन रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाता है आउटसाइड द केबल, केबल के बाहर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेई मेन का क्वेश्चन 2024 में आए हुए कर रहे हैं हम सारे। चलो पढ़ते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर ध्यान से समझते हैं क्या दिया है क्या करना है। An electron is projected with uniform velocity along the axis inside a current carrying long solenoid। एक सोलेनॉइड है, थोड़ा मैं बड़ा सोलेनॉइड बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और ये है इसकी एक्सिस। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर v वेलोसिटी से छोड़ा गया एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इसको v वेलोसिटी के साथ छोड़ा गया एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब देन द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। इसका जो पाथ होगा वो किस टाइप का होगा? चलो मैं बताता हूं। वैसे ये सवाल आपकी शीट में है, शीट से लिया हुआ क्वेश्चन है। मतलब शीट, यही वाली जो शीट करा रहा हूँ इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं तो वो जो है उसका क्वेश्चन है ये। वहां पे मैंने रेडियस भी पूछी थी और उसके अलावा भी शायद, हाँ रेडियस पूछी थी, शायद टाइम पीरियड भी पूछा था, मेरे परफेक्टली याद नहीं, पर क्वेश्चन उसी से उठाया हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ ये पूछा है कि वो सर्कल में घूमेगा या किस में घूमेगा, पर वहां पे और तरीके से उसकी कैलकुलेशन भी थी। यहाँ आसान है, वहां थोड़ा सा टफ था। चलो समझो बात को। पहले पहले तो ये समझो कि ये जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर काम करता है। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पूरे एक्सिस पे ही नहीं, पूरे के पूरे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है। और वो कितना होता है? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इधर लगा हुआ है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगा हुआ है, मान लेते हैं इस तरफ लगा हुआ है। चलो, इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ा आपने, इसमें पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें फैली हुई हैं, लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जा रहा है, और वेलोसिटी ऐसे है। अब फोर्स अगर आप देखना चाहते हो तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, सोच के देखो। आपको ये पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है v वेलोसिटी के साथ, तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चेक करो यही लगता है कि नहीं? हाँ। अब इसमें 3 केस थे, क्या क्या? अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो ये फोर्स 0 हो जाता था, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। ठीक है, और अगर ये थीटा 180, 0 या 90 के अलावा कुछ है तो तब पार्टिकल हेलिकल पाथ में घूमता था, ऐसे ऐसे ऐसे, स्प्रिंग के जैसा, स्प्रिंग के जैसा, ऐसे 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 उसमें घूमता था। 3 केस थे, तीनों में से यहां देखो कौन सा हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है,
ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। क्या आपको ये लग रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा? 0 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया, हम पीछे की डायरेक्शन में ले लेते तो भी 180 डिग्री हो जाता एंगल। वेलोसिटी आगे होती और मैग्नेटिक फील्ड पीछे होता तो 180 डिग्री हो जाता। तो ये तो पहला केस हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे साइन 0 या साइन 180 रख दूं तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। यार ये तो मैंने कई बार बताया आपको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज चल रहा है या उसके अपोजिट चल रहा है, मतलब 0 डिग्री पे चल रहा है या अपोजिट चल रहा है 180 डिग्री पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। थीटा पे डिपेंड करती है बात। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0, फोर्स 0। या वेलोसिटी इधर तो 180 का एंगल, फोर्स फिर भी 0। तो फिर तो यार इस पे फोर्स लगेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स अगर ना लगे तो क्या करेगा ये? बस जिधर आपने इसको वेलोसिटी दी उसी तरफ चलता चला जाएगा बस। ये मतलब सीधा ही निकल जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसकी जो ट्रेजेक्टरी आई वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ऑप्शन चेक करो। इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर, गलत। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45 डिग्री टू एक्सेस एंड एग्जीक्यूट हेलिकल पाथ, गलत। नो हेलिकल पाथ, नो हेलिकल पाथ। फिर इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये तो हो गया। इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट फोर्स ही नहीं लग रहा, कहां से एक्सेलरेट करेगा बताओ। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, बिल्कुल सही। ये हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन उसी वेलोसिटी के साथ, उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, ना इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा ना कोई इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हो गया बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, जरा देखते हैं इसको भी। इसमें दिया है, ये भी 2024 का जेईई मेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया 2 इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी। एक लूप ये रहा देखो, और एक लूप ये रहा, ए और बी, ऑफ रेडियस, रेडियस दोनों की ए, कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, carrying a current I in anti-clockwise direction as shown in figure. The magnitude of magnetic induction at the center will be. सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पहले सोचो क्यों होगा। तो भाई जब कोई लूप में करंट चलता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पढ़ के आए हैं हम। किसी भी वायर के अंदर, वायर के अंदर करंट है तो करंट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे लूप है तो लूप के अंदर करंट चल रहा है तो लूप के सेंटर पे, आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन हमने सेंटर पे कैलकुलेट करके रखा है। तो पहले तो ये सोचो, पहले तो ये सोचो कि मान लो लूप ऐसे है और लूप में करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? अगर इसकी रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड आता था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किसी भी लूप की वजह से जिसमें करंट, जिसकी रेडियस आर है, करंट आई है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किस डायरेक्शन में होगा? तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स घुमाओ, फिंगर्स अंदर जा रही हैं तो मतलब अंदर की तरफ फील्ड, तो ये फील्ड अंदर की तरफ। डायरेक्शन भी याद दिलाती मैंने, और कितना फील्ड होता है ये भी याद दिला। अब इसी तरीके के यहाँ 2 लूप हैं, एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा। अगर आप इस लूप को देखोगे, पहले ये वाला लूप, तो इसमें करंट मेरी तरफ से मुझे ऐसे चलता हुआ फील हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलता हुआ फील हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे करंट देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर घुमाई, सेंटर पे से फिंगर ऐसे आ रही है ऐसे, तो यहाँ पे जो फील्ड लगेगा इसकी वजह से इधर लगेगा। इसे कह दो B1। कितना होगा ये? तो म्यू नॉट इंटू आई इसके अंदर का करंट अपॉन 2a, ए का मतलब हो गया इसकी रेडियस, ठीक है। अच्छा एक लूप और भी है यहाँ, यही, तो ये वाला लूप है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है,
मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पता नहीं आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसमें भी, तो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में थंब और सेंटर पे से फिंगर घुमाई तो ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा ऊपर की तरफ होगा। अब ये दोनों मैंने अलग अलग बना के दिखाए हैं, तो इनका दोनों का सेंटर एक ही। इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ तो इस पे ऊपर की तरफ। और कितना होगा B2, वो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। इसकी भी रेडियस है, करंट भी दोनों में सेम है, रेडियस भी सेम है। तो एक ही पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे चेक करें तो दो फील्ड आ गए। इस वाली की वजह से ये वाला लूप, ये वाला लूप, इसकी वजह से तो फील्ड आया इधर B1। सेम आए ना दोनों, तो दोनों को B ले लो, B ले लो, इसे भी B ले लो, इसे भी B ले लो, तो B ले लो, चलो B। और इस वाले की वजह से ऊपर आया, ये फील्ड आया, ये भी B है। अगर B और B को देखें तो ये दोनों 90 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे दो फील्ड हो गए, दो कॉइल की वजह से दो फील्ड हो गए, एक B इस डायरेक्शन में, एक B ऊपर की डायरेक्शन में। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, रिजल्टेंट। तो अगर ये रिजल्टेंट निकालना है आपको, नेट फोर्स एफ नेट, तो उसको निकालने का तरीका है एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट में पहला फील्ड B1 का स्क्वायर, दूसरा फील्ड B2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला फील्ड दूसरा फील्ड और दोनों फील्ड के बीच का एंगल, वो है 90 डिग्री। अब cos 90 तो जीरो होता है। B1 की वैल्यू क्या रखो, B रख लो, सेम ही तो है दोनों। तो ये भी B स्क्वायर, ये भी B स्क्वायर, और ये हो गया जीरो। तो ये आ गया सॉल्व करके अंडर रूट में 2B स्क्वायर, और 2B स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2B। B की वैल्यू रख दो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a इंटू अंडर रूट 2। बस आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लीजिए। कौन सा होगा, अगर इस 2 से √2 से 2 को काट दो तो नीचे √2 बचेगा। आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में √2a। तो आंसर बन गया ये वाला सी। ये आंसर आपका आसानी से आ गया, बहुत आसान था कुछ नहीं। पर हाँ, जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से करें, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस a carrying a steady current I, the current is uniformly distributed across its cross section, the ratio of the magnetic field at a/2 and 2a from the axis of wire। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मान लो ये वायर है, एक मोटी सी वायर बनाई मैंने, अब तक तो ऐसी वायर बनाते, ये पतली सी, ये भी पूरी नहीं बनी, ऐसी पतली सी वायर बनती थी। अब बनाई मैंने मोटी वायर जिसमें बहुत सारा मेटल है। ये है मोटी वायर का बीचों बीच वाली लाइन, जिसको आप कहते हो एक्सिस ऑफ वायर। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ ने कई फॉर्मूले बताए हैं। इस वायर के सेंटर से बाहर r डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो सरफेस तक की ये डिस्टेंस मान लो कैपिटल R है, तो इस पे सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2π कैपिटल R। और अगर आपको वायर के अंदर फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr² कैपिटल R² इंटू में स्मॉल r। ये होता है। तो तीनों फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, हमसे कहाँ कहाँ पूछा है, ए रेडियस है इसकी, तो ए रेडियस से एक तो a/2 पे मतलब अंदर पूछा है, r की जगह a/2 रख दो और कैपिटल R की जगह a रख दो। रेडियस तो इसकी a दे रखी है वायर की रेडियस, और पूछा है a/2 पे, और बाहर पूछा है 2a पे, 2a पे पूछा है बाहर। तो बाहर का फील्ड तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू 2a, और अंदर का फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल R की जगह a², इसकी रेडियस रख दो, और इंटू में स्मॉल r है सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पे हमें फील्ड निकालना है अंदर, तो वो हो गया a/2। तो
तो ये आ गया भाई अंदर का फील्ड, इनसाइड फील्ड, और ये आ गया आउटसाइड फील्ड। दोनों का रेशो कर दो। क्या पूछा था, रेशो ही तो पूछा था। हाँ, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2, मतलब अंदर का फील्ड बी इनसाइड और बाहर का फील्ड बी आउटसाइड, दोनों का रेशो क्या होगा। तो ये आ गया म्यू नॉट आई, एक ए से एक ए कट गया, और अपॉन में 2 × 2 4 पाई ए, अपॉन में नीचे आ गया बी आउटसाइड, आउटसाइड वाला ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 × 2 4 पाई ए, पूरा का पूरा कट गया, ये तो सेम 1:1 आ गया। तो आंसर बन गया 1:1, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, आसान सा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला, क्या बताया और क्या पूछा। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, देखो 0.5 मीटर है मतलब 50 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर आधा मीटर हो गया, हाँ 50 सेंटीमीटर हो गया। तो एक सोलेनॉइड है, काफी काफी लॉन्ग सोलेनॉइड है, 50 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है। रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ओके, इज मेड अप टू m नंबर ऑफ टर्न्स। उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, m नंबर ऑफ टर्न्स हैं। टोटल टर्न्स उसके हो गए, टोटल टर्न्स m। ओके ठीक है। फिर इसने बोला करंट है उसके अंदर I 5 एम्पियर। पढ़ते जाओ क्वेश्चन मेरे साथ, पढ़ते जाओ। तो 5 एम्पियर का करंट है उसके अंदर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड है 6.28 10⁻³ टेस्ला। ओके, तो m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बतानी है, बता देंगे। पहले याद करो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड B, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, जहां n क्या होता था, n होता था टोटल टर्न्स अपॉन में लेंथ, मतलब वन लेंथ में कितने टर्न है उसे n कहते हैं। तो स्मॉल n का मतलब होता है लेंथ पर, वो सॉरी टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब वो कैसे निकालेंगे हम, हमें तो टोटल टर्न दे रखे हैं, तो टोटल टर्न को लेंथ से डिवाइड कर दो तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, वो जो n है। तो ये n को उठा के यहाँ रख दो तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू म्यू नॉट, n की वैल्यू m/l इंटू में i। b की वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू रख लो रख लो रख लो रख लो, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चलो m कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो निकालने हैं। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर लिखो, और इनटू में करंट कितना है मेरे बच्चे। तो करंट 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 कितना था 5 एम्पियर 5। चलो हो गया काम, रेडियस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 5 से 5 कट गया, इस 10 की मल्टीप्लाई 6.28 इंटू 10⁻⁻3, ये बन गया इधर 4, पाई की वैल्यू 3.14 10⁻⁷, -6 रह गई, क्यों -7 और +1, ये +1 है यहाँ से, और इनटू में m। ठीक है, ये 3.14 से इसको काटा, 2 बार कट गया, और ये इसके डिवाइड में चला गया, तो m की वैल्यू आ गई इसके डिवाइड में 2 इंटू 10⁻⁻3 मेरे बच्चों, और डिवाइड में क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6। जब इससे काटेंगे तो 10⁻⁻3 नीचे बचेगी, ऊपर जाएगी तो ये 10⁻+3 बन जाएगी, तो 10⁻+3 अपॉन में 4 रह गया। अब काट दो इसको, 2 से काट दो 2, ऊपर बन गया 1000, 1000 को 2 से काटेंगे तो 500, इसका मतलब m की वैल्यू 500 500 500, ये देखो। तो बहुत आसान है यार, जो चीजें आपने पढ़ रखी है, जो शुरुआत वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उसमें इतने अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है कि तो मेंस के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। मेंस हो, नीट हो,
इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, आप ये सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर मेंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो हम तो नीट की तैयारी कर, नहीं भाई, करने पड़ेंगे आपको। जैसा पेपर आ रहा है इस साल आया है 2025 का, और जैसा पेपर अगले साल आने वाला है या उससे अगले साल आने वाला है, अब आसान नहीं आएगा, बहुत आसान नहीं आएगा। जैसे 2020 से लेके और 24 तक आया था, उतना आसान नहीं आने वाला, अब तो मुश्किल आएगा। मेंस का और इसका लेवल लगभग एक जैसा ही होगा, कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो आपको भी क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे और लगाने चाहिए भी, तभी एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। चलिए, अगर आज तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको। अगर आपको मेरी ये जो थोड़ी सी हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ही हम समझ पाते हैं कि आप मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। हम तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको तो बस एक छोटा सा बटन दबाना है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं।